द स्टैंड सीरीज की कहानी एक खतरनाक वायरस के बारे में है जो पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के शरीर से पीला लिक्विड निकलने लगता है, जिस कारण कुछ ही दिनों में उनके अंदरूनी ऑर्गन सड़ने लगते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब 97% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है और शहर भूतिया टाउन बन चुके हैं। बताया गया है कि इस वायरस की शुरुआत कैलिफोर्निया के एक बायोटेक रिसर्च फैसिलिटी से हुई थी। एक दिन वहां के एक गार्ड को इमरजेंसी ऑर्डर मिले कि तुरंत लैब को लॉकडाउन कर दो, लेकिन तभी एक रिसर्चर गार्ड पोस्ट के बाहर आ गया। उसके हाथ पैर और चेहरा पीले लिक्विड से भरे हुए थे। सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए गार्ड ने जल्दी से लॉकडाउन एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन गेट किसी चीज से जाम हो गया था। अब अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए गार्ड ने वहां से भागने का फैसला किया। वो घर गया, अपनी वाइफ और बच्चों को जगाया और रिसर्च साइट से दूर निकल गया है। लेकिन जब वो टेक्सास के एक छोटे से टाउन में पहुंचा तो उनकी कार एक गैस स्टेशन से टकरा गई है। वहां का अटेंडेंट स्टू भागकर मदद के लिए आया, लेकिन उसने देखा कि गार्ड के चेहरे पर पीला लिक्विड फैल चुका था। मरने से पहले गार्ड ने स्टू से रिक्वेस्ट की कि वो इस टाउन को सील कर दे। पर कुछ ही दिनों बाद वायरस ने पूरे टाउन में तबाही मचा दी। लोग रास्तों में ही गिरकर मरने लगे। क्लीन अप क्रू भी हालात कंट्रोल नहीं कर पाए और स्टू को एक मिलिट्री रिसर्च फैसिलिटी में आइसोलेट किया गया है। वहां एक डॉक्टर ने स्टू को बताया कि वो गार्ड कैलिफोर्निया से वायरस लेकर आया था। जिसने भी उससे कांटेक्ट किया वो सब मर चुके थे, लेकिन स्टू इकलौता सर्वाइवर था। डॉक्टर को लगा कि स्टू के शरीर में एंटीबॉडीज हो सकती हैं, इसलिए उसने स्टू से मदद मांगी है। तब स्टू ने मिलिट्री की हेल्प करने के लिए हाँ कह दिया और अगले दिन सुबह डॉक्टर जल्दी में स्टू के पास आया और बताया कि बेस पर एक नर्स का बेटा इन्फेक्ट हो गया है। अब ये जगह भी सेफ नहीं है। इससे पहले कि स्टू कुछ समझ पाता, उसे एक मिलिट्री व्हीकल में डाल दिया गया और रास्ते में उसे पता चला कि उन्हें अटलांटा हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है। बाद में जल्द ही वो वहां पहुंच गए। डॉक्टर ने बताया कि ये बेस जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे बना हुआ है और यहाँ इतने सप्लाईज हैं कि लोग लाखों साल तक सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि बाहर की दुनिया किस हाल में है। उसी रात स्टू ने एक अजीब सपना देखा। वो खुद को एक कॉर्नफील्ड में भागते हुए महसूस कर रहा था। तभी एक लाल चमकती आंखों वाला भेड़िया उसके सामने आ गया। इससे पहले कि कुछ और होता, स्टू की आंख खुल गई है। उसने देखा कि वही डॉक्टर उसके पास खड़ा था, लेकिन इस बार वो बहुत कमजोर लग रहा था और खांस रहा था। डॉक्टर ने धीरे से कबूल किया कि अब वो भी इन्फेक्ट हो चुका है। तब उसने उदास होकर स्टू से कहा, अब वैक्सीन रिसर्च में कोई जिंदा नहीं बचा है। और ये सुनकर स्टू पैनिक में आ गया। उसे समझ नहीं आया कि वो 26 लेवल अंडरग्राउंड इस फैसिलिटी से कैसे भागेगा, जबकि डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ कमांडर के पास एग्जिट अनलॉक करने की परमिशन है। इतने में एक इन्फेक्टेड एजेंट कमरे में घुस आया। उसका मिशन था स्टू को मारना, पर डॉक्टर ने आगे बढ़कर अपनी जान दे दी। जिसके बाद स्टू ने जल्दी से एक स्कैल्पेल उठाया और एजेंट का गला काट दिया। तभी बेस कमांडर की आवाज गूंजी। उसने स्टू को लाइट्स फॉलो करने को कहा है। अब जल्द ही स्टू कमांड सेंटर पहुंचा। मॉनिटर्स पर पूरी सिटी तबाह हो चुकी थी। कमांडर भी निराश था। उसने बताया कि स्टू की हत्या का ऑर्डर उसने नहीं दिया था। ये कितना अजीब था कि एक फैसिलिटी जो 5000 टन के विस्फोट को झेल सकती थी, वो एक माइक्रोस्कोपिक वायरस से खुद को बचा नहीं पाई, जिसके चलते कमांडर ने स्टू को बाहर जाने की परमिशन दे दी है। पर जैसे ही स्टू कंट्रोल रूम से बाहर निकला, कमांडर ने खुद को गोली मार ली है। जल्द स्टू कॉरिडोर से होते हुए बाहर निकला। चारों तरफ लाशें बिखरी थीं, पर अब आखिरकार वो बाहर आया, लेकिन वो अकेला सर्वाइवर नहीं था। दूसरी ओर न्यूयॉर्क की वीरान सड़कों पर लैरी नाम का आदमी अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा था। तभी अचानक एक आदमी उनके सामने आया है और उसने लैरी को एक ब्रीफकेस भरकर पैसे ऑफर किए, क्योंकि वह उसकी गर्लफ्रेंड के साथ 2 मिनट वाला खेल खेलना चाहता है। यहाँ वो आदमी अकेला नहीं था, उसके 2 साथी भी थे। अब खतरा भांपकर लैरी ने अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा और भाग निकला है, लेकिन चारों तरफ शटर डाउन थे। छुपने की कोई जगह नहीं थी, जिस कारण दोनों एक सीवर में कूद गए। लेकिन वहां की बदबू और अंधेरी भूल भुलैया ने उन्हें और ज्यादा डरा दिया है। तभी वहां चूहों का झुंड देखते ही लैरी की गर्लफ्रेंड घबरा गई। उसने कहा कि वो उन लोगों के साथ 2 मिनट वाला खेल खेलेगी, लेकिन इस सीवर में 1 मिनट और नहीं रुकेगी। तब लैरी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उसे वहीं छोड़कर ऊपर चली गई है। जल्द उसने अपना फोन निकाला और आगे का रास्ता देखने लगा है। तभी उसने पानी में एक लाश तैरती देखी। नजदीक जाकर देखा तो वो उसकी मां थी, जिसे देख उसके दिमाग में 2 हफ्ते पहले का सीन घूम गया है। तब वो एक बार में सिंगिंग परफॉर्म कर रहा था जब उसकी मां का फोन आया और उसने बताया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। अब जैसे ही लैरी हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि वहां मरीजों की भीड़ लगी है, लेकिन वहां कोई इलाज नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से वह मजबूरी में अपनी मां को घर ले गया। लेकिन कुछ दिन में ही उसकी मां सीरीज से बाहर हो गई है। इस बीच टेक्सास में एक और सर्वाइवर था, हेरोल्ड। वो शीशे में अपना थोबड़ा देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आउटब्रेक से पहले उसे सबने खूब बुली किया था। लेकिन अब पूरी सिटी मरी पड़ी थी, जिस कारण उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था। अब खाली सड़कों पर घूमते हुए उसने एक पुलिस की गन भी पा ली। और जब वो उसकी बचपन का प्यार फ्रैनी के घर पहुंचा, वहां जाकर पता चला कि वो भी वायरस के लिए इम्यून थी। अब एक्साइटेड होकर उसने प्रपोज किया कि वो दोनों अब एक हो सकते हैं, क्योंकि इस टाउन में सिर्फ वही बचे हैं
लेकिन फ्रैनी अभी अपने पिता की मौत से सदमे में थी। उस रात फ्रैनी को एक सपना आया। उसने खुद को एक कॉर्नफील्ड में देखा। वहां एक ओल्ड लेडी ने उससे कहा कि वो पहले भी मिल चुके हैं अटलांटा में। इधर हैरोल्ड ने तय किया कि अब उन्हें इस टाउन से बाहर निकलना होगा और अगली सुबह वो सूट पहनकर फ्रैनी के घर पहुंचा है। पर उसने ऊपर से पानी गिरने की आवाज सुनी। दरवाजा तोड़ा तो देखा कि फ्रैनी बाथटब में बेहोश पड़ी थी, क्योंकि उसने नींद की गोलियां खा ली थीं। हैरोल्ड ने जल्दी से उसे बचाया और समझाया कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। उसने बताया कि उसका प्लान है अटलांटा के CDC हेडक्वार्टर जाना। वहां की एडवांस्ड फैसिलिटीज शायद उनके एंटीबॉडीज से वैक्सीन बना सकती हैं। तभी फ्रैनी को अपने सपने में ओल्ड लेडी की याद आई और उसने हैरोल्ड का साथ देने का फैसला किया है। तब उन्होंने शहर की दीवारों पर मैसेज छोड़ा, अगर कोई सर्वाइवर जिंदा है तो वो अटलांटा आए। फिर वो एक टेस्ला बाइक पर निकल पड़े हैं। उधर एक जेल में लॉर्ड नाम का एक इनमेट अकेला बचा था। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। यहाँ पहले उसने चूहों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब भूख के मारे अपने सेलमेट की लाश खाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक दिन अचानक रैंडॉल नाम का बंदा उसके सेल के बाहर आया। उसने लॉर्ड से पूछा कि क्या उसने ही अपने सेलमेट को मारा है। तब लॉर्ड ने हाँ में जवाब दिया। तभी रैंडॉल ने एक चाबी निकाली। जैसे ही लॉर्ड ने उसे पकड़ा, वो एक चमकते हुए लाल पत्थर में बदल गई है। दूसरी ओर हैरोल्ड और फ्रैनी अपनी बाइक में फ्यूल भरवा रहे थे। तभी एक और सर्वाइवर उनसे टकराया। ये स्टू था, वही आदमी जिसमें वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज थे। स्टू ने उनसे उसके साथ चलने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हैरोल्ड को शक था। उसे लगा कि स्टू फ्रैनी के लिए खतरा हो सकता है। पर फ्रैनी ने कहा कि वो तो अटलांटा जा रही है, लेकिन स्टू ने बताया कि CDC तो पहले ही तबाह हो चुका है। अब स्टू अकेला ही सफर करने लगा है। तभी उसकी मुलाकात ग्लेन से हुई, एक आर्टिस्ट जो जंगल में छुपकर रह रहा था। ग्लेन ने स्टू को खाना और शराब ऑफर की, लेकिन तभी स्टू की नजर एक पेंटिंग पर गई है, जिसमें वही सफेद बालों वाली ओल्ड लेडी दिखाई दी है। ग्लेन बताया कि उसने ये पेंटिंग अपने ही सपने के आधार पर बनाई थी। तब दोनों ने अपनी कहानियां शेयर की और समझ गए कि उन्हें एक ही शख्स ने अटलांटा के एक मर्द तक पहुंचने का इशारा किया है। पेंटिंग को देखते हुए स्टू ने एक और चौंकाने वाली चीज देखी, फ्रैनी की एक तस्वीर जिसमें वह प्रेग्नेंट लग रही थी, जबकि स्टू ने उसे कल ही देखा था और तब वह बिल्कुल नॉर्मल थी। उधर फ्रैनी और हैरोल्ड रास्ते में थे। तभी एक ट्रक ने उनका रास्ता रोक लिया है। वे गाड़ी पर मार्कर लगाने वाले थे, लेकिन तभी एक गनमैन आ गया और उन्हें हथकड़ी पहना दी है। अब जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा खोला, अंदर 2 लड़कियां पहले ही कैद है। तब गनमैन ने फ्रैनी को खींचते हुए हैरोल्ड से कहा कि अगर वह उसे हरा देता है तो वह इन सभी लड़कियों को ले जा सकता है और अपनी जान बचा सकता है। लेकिन हैरोल्ड इतना डरपोक था कि वह लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं हुआ है। अब फ्रैनी की हालत खराब होने वाली थी कि तभी एक कार तेजी से वहां आई। गनमैन ने ध्यान हटाया और तभी कैदी औरतों में से एक ने उस पर हमला कर दिया है। हालांकि वह तुरंत ही गोली खाकर गिर गई, लेकिन दूसरी औरत ने एक लोहे की रॉड से गनमैन पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे हैरोल्ड के ऊपर खून के छींटे पड़े और वह डर के मारे कांपने लगा है। तभी कार से स्टू और ग्लेन निकले। वे फ्रैनी को ढूंढ रहे थे। सभी ने अपनी कहानियां शेयर की और पता चला कि हर किसी ने उस ओल्ड लेडी को अपने सपनों में देखा था, जिसके बाद ये जानकर सबने तय किया कि उन्हें मर जाकर उस बुजुर्ग से मिलना चाहिए। रात में जब स्टू पहरे पर था, फ्रैनी उसके पास आए और बताया कि वह सच में प्रेग्नेंट है। उसने ये भी बताया कि वायरस फैलने से पहले उसकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन उसका पार्टनर भी इस बीमारी का शिकार हो गया था। उधर लैरी भी अटलांटा की ओर बढ़ रहा था। आगे चलते हुए लैरी से एक लड़का टकराया जो भाग रहा था। उसके पीछे एक लड़की भी आई जिसका नाम नादिम था। तब लैरी ने उन्हें अपने साथ चलने का ऑफर दिया है। रास्ते में उन्होंने हैरोल्ड द्वारा छोड़े गए कई निशान देखे, ये सोचकर कि शायद अटलांटा में कुछ लोग जीवित हों। अब धीरे धीरे उनके साथ और भी सर्वाइवर्स जुड़ने लगे और बाद में वे सुपरमार्केट में रुककर जरूरत की चीजें लेते हुए आगे बढ़ने लगे हैं। लेकिन नादिम के गले में भी वही पेंडेंट था जो कुछ दिनों पहले जेल में रैंडॉल ने एक आदमी को दिया था। अगले दिन आखिरकार वे रात से पहले मठ में पहुंच गए हैं। वहां उनकी मुलाकात स्टू और उसके साथियों से हुई। स्टू ने लैरी का नाम पहचान लिया और बताया कि वे सब ओल्ड लेडी के सपनों के जरिए बुलाए गए थे। ओल्ड लेडी ने पहले ही 5 लोगों के नाम तय कर चुके थे जिन्हें इस सर्वाइवर कैंप को संभालना था। थोड़ी ही देर में लैरी का वाहन कैंप के गेट पर रुका। वहां पहले से ही बचे हुए लोग इकट्ठा हो चुके थे। सबके चेहरे पर सुकून और राहत दिख रही थी। इस कैंप के लोग सफेद बालों वाले एल्डर को सेंट बुलाते थे और मानते थे कि वह उन्हें इस आपदा से बाहर निकाल सकती हैं। जल्द लैरी को सेंट के घर तक ले जाया गया। वहां एक आंखों वाला आदमी मिला जो गूंगा और बहरा था। वही सेंट का मैसेंजर था। अंदर क्या बातचीत हुई कोई नहीं जानता, लेकिन बाहर आने पर जब नादिम ने लैरी से पूछा कि सेंट ने क्या कहा, तो उसने उसे कहा यह एक सीक्रेट है। अगली सुबह लैरी और स्टू जंगल में शिकार के लिए गए हैं। तभी एक कार वहां आकर रुकी और उसमें से एक घायल आदमी बाहर गिर पड़ा है। उसके हाथों पर कुछ निशान भी थे। जल्द स्टू और लैरी उसे उठाकर मेडिकल सेंटर ले गए हैं। तभी सेंट के मैसेंजर ने एक पर्ची निकाली जिस पर उस घायल आदमी के शब्द पहले से ही लिखे हुए थे और ये देखकर स्टू हैरान रह गया कि क्या सेंट ने पहले ही यह सब देख लिया था।
तब मैसेंजर उसे अपनी कहानी सुनाता है और पता चला कि एक समय था जब वह एक बार में काम करता था और वहाँ के कस्टमर उसे बहुत परेशान करते थे। उनमें से एक जो उंगली में अंगूठी पहने रहता था उसे एक दिन बुरी तरह पीटता है, जिससे वह कोमा में चला जाता है। अब कोमा के दौरान उसने सपनों में एक रहस्यमयी आदमी रैंडल को देखा, जो उसे अपने साथ शामिल करने और उसकी आवाज और सुनने की शक्ति लौटाने का वादा कर रहा था। लेकिन भुवन को उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगे थे, जिस कारण उसने मना कर दिया है। पर अब नाराज होकर रैंडल ने उसे सजा दी। जब भुवन को होश आया तो उसकी दाईं आंख पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और उसी समय दुनिया में वायरस फैल चुका था। इधर घायल आदमी को जब सेंट ने छुआ तो वह अचानक होश में आ गया और उसने बताया कि वह रैंडल की क्रूर दुनिया से आया है, जहां रैंडल ने लोगों को अपराधी और हिंसक बना दिया है। साथ ही वहां से भागने की कोशिश करने पर उसे कई दिनों तक क्रूज पर चढ़ाकर सजा दी गई थी और अब उसे एक मैसेज देने के लिए भेजा गया था। लेकिन जैसे ही वह बोलने लगा उसके घावों से खून बहने लगा और खिड़कियों पर कौओं की टकराने की आवाजें गूंजने लगी। उसके होंठ कांप रहे थे, तुम सब यहाँ मरने वाले हो, और इतना कहते ही उसने दम तोड़ दिया है। अब ये साफ था, सेंट और रैंडल इस दुनिया में दो अपोजिंग फोर्सेस वाले इंसान थे, एक उम्मीद की और दूसरी तबाही की। दोनों ने अपने अपने सपनों के जरिए लोगों को बुलाया था और शायद ये वायरस भी रैंडल की ही देन थी। इस बीच नादिन एक शीशे के सामने खड़ी अपने अतीत के बारे में सोच रही थी। कई साल पहले दोस्तों के साथ बोरियत में उसने एक स्पिरिट बोर्ड गेम खेला था। तभी पेंसिल ने खुद ब खुद एक शब्द लिखा था, नादिन विल बी माई क्वीन, और उस दिन के बाद से ही एक रहस्यमयी पेंडेंट उसके गले में आ गया था। उस रात नादिन ने फिर से स्पिरिट बोर्ड का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही वो एक खाली जगह में पहुंच गई, जहां पहले से ही रैंडल उसका इंतजार कर रहा था। तब उसने उसे एक आदेश दिया, सेंट और उसके 5 लीडर्स को मार डालो। पर नादिन ने कहा कि वो अकेली ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन रैंडल ने उसे भरोसा दिलाया कि जब वक्त आएगा तो उसे मदद मिलेगी। अब सपने से मिले हिंट्स को फॉलो करते हुए वह हेरोल्ड से मिली, जो कि कम्युनिटी का सबसे कड़वाहट से भरा इंसान था, क्योंकि अब फ्रैनी स्टू के करीब आ गई, जिससे हेरोल्ड अंदर ही अंदर जलने लगा है। रात में नादिन उसके पास आए और हेरोल्ड, जो कभी किसी लड़की के इतने करीब नहीं आया था, उसकी बातों में फंसता चला गया है। अब जब नादिन ने कम्युनिटी के लीडर्स को खत्म करने की प्लानिंग बताई तो हेरोल्ड झट से तैयार हो गया है। स्की क्लब, जो क्लाइंबर्स की सेफ्टी के लिए काम करता था, उनके पास कंट्रोल्ड एवलांच ट्रिगर करने के लिए एक्सप्लोसिव्स होने की पूरी संभावना थी, जिसके बाद हेरोल्ड ने यह आइडिया नादिन के साथ शेयर किया है। प्लान था कि वो इन एक्सप्लोसिव्स को चुराकर पूरे मोनेस्ट्री और कैंप को तबाह कर देंगे। बाद में हेरोल्ड और नादिन सारे एक्सप्लोसिव्स निकालने ही वाले थे कि तभी टेडी वहां पेट्रोलिंग करता हुआ आ गया है। हेरोल्ड को वेयरहाउस से बाहर आते देख टेडी ने ज्यादा शक नहीं किया, लेकिन तभी अचानक नादिन ने गन निकाली और टेडी को शूट कर दिया है। अब हेरोल्ड को भले ही कैंप से नफरत थी, लेकिन अपने दोस्त की इतनी बेरहम मौत देखकर वो भी दुखी हो गया है। अगले दिन सुबह टेडी की बॉडी कैंप के बीचों बीच मिली। हेरोल्ड जल्दी से वहां पहुंचा, नकली आंसू बहाए और कसम खाई कि वो कातिल को जरूर पकड़ेगा। उधर कैंप लीडर्स को अब यकीन हो गया था कि दुश्मन ने हमला करने की तैयारी शुरू कर दी है, और कुछ चर्चा के बाद उन्होंने 3 अंडरकवर एजेंट्स को दुश्मन के बीच भेजने का फैसला किया गया है। जल्द स्टू ने खुद जाने की पेशकश की, लेकिन उसे मना कर दिया गया क्योंकि कैंप को उसके लीडरशिप की जरूरत थी और वो काफी पब्लिक फिगर बन चुका था। उसकी जगह फ्रैनी ने पहला नाम सुझाया, डेना, एक खूबसूरत लेकिन फायर जैसी औरत जिसने एक बार नंगे हाथों से एक लुटेरे को मार दिया था। उसकी हिम्मत और हौसले पर किसी को शक नहीं था। दूसरी इन्फिल्ट्रेटर के लिए ग्रुप ने हैरिस को चुना, उसकी नजरें तेज थीं और दिमाग शांत। तीसरे इन्फिल्ट्रेटर के लिए एक सदस्य ने टॉम का नाम सुझाया, एक सीधा सादा आदमी। टॉम का IQ कम था, लेकिन वो ईमानदार, भरोसेमंद और वफादार था। वो मोनेस्ट्री पहुंचने वाले शुरुआती सर्वाइवर्स में से था। हालांकि वो जटिल प्लान समझने में कमजोर था, लेकिन ग्लेन ने उसे सिर्फ चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व करने और वापस आने के लिए कहा है। अगले दिन तीनों इन्फिल्ट्रेटर्स को गुपचुप अपने मिशन पर भेजा गया है। लीडर्स के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। ये एक ऐसा मिशन था जहां से शायद हर कोई वापस न लौटे। लीडर्स को लगा कि उनका प्लान गुप्त रखा गया था, लेकिन सेंट को तुरंत ही सब पता चल गया है, जिस कारण वो गुस्से में भड़क उठी और ग्रुप के स्पोक्सपर्सन को डांट लगाई कि ये सही समय नहीं था। उधर हेरोल्ड को नैन ने किसी तरह शांत किया, क्योंकि उसके बेचैन दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी टक्कर फ्रैनी से हो गई, जो उस दिन कुछ ज्यादा ही दोस्ताना मूड में थी। तब हेरोल्ड हैरान रह गया जब उसने डिनर के लिए इनवाइट किया। उसे लगा कि शायद फ्रैनी ने आखिरकार अपना मन बदल लिया, लेकिन असल में फ्रैनी का प्लान कुछ और ही था। उसने लैरी से मदद मांगी कि जब वो हेरोल्ड को डिनर में उलझाए रखेगी, तब लैरी उसके घर की तलाशी लेगा। लैरी मान गया, उसे भी हेरोल्ड के अजीब व्यवहार पर शक था। रात को हेरोल्ड फूलों का गुलदस्ता और वाइन लेकर फ्रैनी के घर पहुंचा, लेकिन वहां स्टू को पहले से देखकर उसका मूड बिगड़ गया है। फिर भी उसने खुद को काबू में रखा और डिनर के लिए बैठ गया है। दूसरी तरफ फ्रैनी ने चुपके से लैरी को सिग्नल दिया कि अब तलाशी शुरू कर सकता है। लैरी ने मौका पाकर घर में घुसकर हर कोना छाना, लेकिन जब उसने बेसमेंट का दरवाजा बंद पाया तो उसने जबरदस्ती खोलने की बजाय बाकी जगह खोज शुरू की है।
डिनर के दौरान हेरोल्ड ने बहाना बनाया कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन वो फ्रैनी के बेडरूम में घुस गया। वहां टेबल पर एक स्टफ टेडी बियर देखकर वो उदास हो गया। फिर वापस जाकर उसने झूठ बोला कि उसे चक्कर आ रहे हैं और वो घर लौटना चाहता है। लैरी जल्दी से घर से निकल गया, लेकिन जैसे ही हेरोल्ड घर पहुंचा उसे तुरंत समझ आ गया कि कोई अंदर घुसा था। लेकिन अब फ्रैनी और स्टू को नहीं पता था कि हेरोल्ड ने फ्रैनी के घर में सीक्रेट कैमरे लगाए हुए थे और उसने अब उनकी पूरी मैच देख ली थी, यहाँ तक कि लैरी के उसके घर की तलाशी लेने की फुटेज भी कैप्चर हो गई थी। इसी दौरान स्टू को एक और चौंकाने वाली खबर मिली। सेंट कम्युनिटी छोड़कर चली गई थी। अब ये खबर लीडर्स के बीच चिंता की लहर फैला गई। क्या सेंट उन्हें छोड़कर चली गई थी या फिर वो किसी जरूरी मिशन पर थी? इस बीच डेना, जो दुश्मनों के कैंप तक पहुंचने वाली पहली इन्फिल्ट्रेटर थी, हैरान रह गई जब उसने देखा कि दुश्मनों ने लास वेगास को पूरी तरह एक सिटी ऑफ फ्रीडम में बदल दिया है। यहाँ उसकी मौजूदगी ने जल्दी ही लॉर्ड का ध्यान खींच लिया है, जो कि रैंडल का सेकंड इन कमांड था और जिसे उसने खुद जेल से छुड़ाया था। लॉर्ड के साथ रहकर डेना को आखिरकार मौका मिला रैंडल से मिलने का, और तभी उसकी नज़र टॉम पर पड़ी, जो दूसरा इन्फिल्ट्रेटर था। उसने खुद को दुश्मनों के बीच घुलने में कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन उसका काम बेहद डरावना था, फाइट में मारे गए लोगों के टुकड़े साफ करना। रात को डेना ने बहाना बनाया कि उसने कुछ खो दिया है और टॉम तक पहुंच गई है। उसने जल्दी से एक नोट लिखकर उसे पकड़ाया और वहां से तुरंत भाग जाने के लिए कहा है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसे अचानक लॉर्ड का बुलावा आ गया कि रैंडल उससे मिलना चाहता है। यहाँ डेना को समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी ताकत रखने वाला इंसान उसके जैसे छोटे से जासूस में दिलचस्पी क्यों लेगा। लेकिन जैसे ही वो रैंडल के सामने पहुंची, उसका डर सच में बदल गया। रैंडल पहले ही जानता था कि वो एक जासूस है, वो यहाँ तक जानता था कि उसका पूरा अतीत क्या है। इससे भी बुरी बात एक और इन्फिल्ट्रेटर हैरिस की है, जो कुछ दिन पहले ही पकड़ ली गई थी और बिना कोई निशान छोड़े रेगिस्तान में गायब हो गई थी। अब रैंडल ने डेना को एक प्रस्ताव दिया, अगर वो तीसरे इन्फिल्ट्रेटर का नाम बता दे तो वो उसे जाने देगा। डेना को समझ आ गया कि रैंडल टॉम के दिमाग से नहीं खेल पा रहा था, शायद उसकी सिंपल माइंड के कारण। अब उसे पता था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगी, तो उसने बिना सोचे कैंची उठाई और रैंडल की गर्दन में घोंप दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि रैंडल नीचे गिरा जरूर, मगर अगले ही पल जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब डेना को चुप देखकर उसने कहा कि अब उसे और हार्श मेथड अपनाने पड़ेंगे, जिस कारण कोई और रास्ता न देखकर डेना ने एक कांच की बोतल उठाई और खुद का ही गला काट लिया है। उधर कैंप के लोग इस सब से बेखबर बस सेंट को ढूंढने में लगे थे, जो रातों रात गायब हो गई थी। एक दिन और एक रात की तलाश के बाद भी कोई क्लू नहीं मिला है। अब बहुत से लोग हार मानने लगे थे। सेंट, जिसे लगा कि ये कोई ईश्वरीय संकेत है, भेड़िए के पीछे पीछे जंगल में चली गई। लेकिन जैसे ही उसने रैंडल का स्पिरिचुअल फॉर्म देखा, उसे समझ आ गया कि वो धोखा खा गई है। तब उसने तुरंत इस ड्रीम एस्केप से बाहर निकलकर कैंप लौटने की कोशिश की, लेकिन रैंडल ने कौओं को छोड़ दिया, जिन्होंने उसे पहाड़ों की खाई में गिरा दिया है। अब जब सेंट रास्ते से हट चुकी थी, नादिन और हेरोल्ड अपने आखिरी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरह फ्री थे। उन्हें पता चला कि अगले दिन सारे लोग सेंट के घर में प्रेयर सेरेमनी के लिए इकट्ठा होने वाले हैं। अब ये उनके लिए बेस्ट मौका था। नादिन, जो कैंप की टीचर थी, को सेंट के घर में एंटर करने की फ्रीडम थी, इसलिए उसने पहले ही वहां बम प्लांट कर दिए थे। रात को हेरोल्ड सेंट के घर गया और स्टू से कहा कि वो सेंट को ढूंढने पर फोकस रखे। फ्रैनी ने नोटिस किया कि हेरोल्ड की नजरें कुछ ज्यादा ही बार बार उस जगह जा रही थी जहां एक्सप्लोसिव्स थे। उसे शक हुआ और उसने तय किया कि वो हेरोल्ड के घर में छानबीन करेगी। अब जैसे ही फ्रैनी बेसमेंट में गई, उसे मॉनिटर्स दिखे जिनमें उसके अपने बेडरूम की फुटेज चल रही थी। उसने आगे बढ़कर देखा तो एक टेबल पर डेटोनेटर, एक्सप्लोसिव्स और एक डायरी रखी थी जिसमें कैंप को उड़ाने का पूरा प्लान लिखा था। वो ये सब समझ ही रही थी कि तभी दरवाजा खुल गया है। यहाँ हेरोल्ड ने उसे घूरते हुए कहा कि वो हमेशा उसे इग्नोर करती रही। उसने इतने साल झेला, ये सोचकर कि जब उनके टाउन के सारे ताकतवर मर्द खत्म हो जाएंगे तो फ्रैनी आखिरकार उसे चूज करेगी। लेकिन फिर भी उसने उसे ठुकरा दिया। तब गुस्से में उसने कहा कि अब वो पूरे कैंप को खत्म कर देगा, ताकि फ्रैनी के पास उसको अपनाने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना बचे। अब फ्रैनी ने डरते डरते उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हेरोल्ड ने उसकी एक न सुनी और उसे बेसमेंट में लॉक किया और बाहर निकल गया है। उसका मानना था कि एक बार जब उसका मिशन पूरा हो जाएगा तो फ्रैनी उसे अलग नजरिए से देखेगी। जैसे ही नैन और हेरोल्ड तय जगह पर पहुंचे, उन्हें लगा कि उनका प्लान अब पूरा होने वाला है। लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि फ्रैनी बेसमेंट से भाग निकली थी। इस बीच नैन का छोटा भाई, जो टीवी देख रहा था, अचानक किसी की हल्की आवाज सुनकर बाहर चला गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।